नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे, मस्त, तंदुरुस्त, दुरुस्त होंगे। सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, दुरुस्त अगर हैं, क्योंकि अभी हम दूसरी क्लास में घुस गए थे, अपनी नटराज बैच में एंट्री कर गए थे, है ना। वहां से लौट के वापस आए, तो होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि आप सभी को टाइटल दिखाई दे रहा है, क्लाइमेट। तो आज के सेशन में हम क्लाइमेट का जिक्र करने वाले हैं। क्या है क्लाइमेट सेशन, क्यों पढ़ेंगे, और क्लाइमेट में जिस चीज को हम पढ़ने वाले हैं वो असल में क्लाइमेट ऑफ इंडिया है। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को हम इसलिए पढ़ रहे हैं, देखिए इससे पहले पूरी तरह से क्लाइमेट एक बार हमने पहले भी पढ़ा है, जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी थी, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के टाइम पर होपफुली आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया था क्लाइमेट बनता कैसे है, क्लाइमेट के लिए जरूरी क्या क्या चीजें हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के टाइम पे तो मैंने ये चीज पढ़ाई थी, लेकिन इंडिया का क्लाइमेट और इंडिया के क्लाइमेट में जो इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉपिन का क्लाइमेट में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, तो उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ में कुंदन, बालेश, शिवेंद्र, प्रतीक, शुभम, रोहित, निशांत, अंशुमन, विजय, आरती, विष्णु, अंशिका, नवीन, हर्षित, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं। तो क्लाइमेट के अंदर क्लाइमेट क्या है, किस तरह के बनता है, ये अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो कृपया करके हमारी पुरानी वाली जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है उसमें जाकर देख लीजिए। वहां पर ऑलरेडी हमने बेसिक्स सारे क्लियर कर रखे हैं। अभी फिलहाल हम यहां पर इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट क्या है ये भी जानना अगर है तो उसको हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे कोई बच्चा स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो वो राजस्थान का क्लाइमेट जानेगा, है ना। अब मान लीजिए राजस्थान वालों को जब ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तो राजस्थान का क्लाइमेट क्या है ये भी पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये एडिशनल चीज है, तो राजस्थान ज्योग्राफी के साथ जो कवर हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें। क्या है क्लाइमेट, तो एक तरह से मतलब होने को क्या है कि किसी क्षेत्र के अंदर जो वहां का टेम्परेचर है, प्रेशर है, एयर वहां की है, वायु कैसी है ना, वर्षा का पैटर्न वहां पर क्या है, स्नोफॉल का पैटर्न क्या है, वहां पर लंबे समय से एक जैसा बिहेवियर कब से फॉलो किया जा रहा है, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्लाइमेट के अंदर डिस्कस किया जाता है। लेकिन जब हम पूरे वर्ल्ड को डिस्कस करते हैं ये जानते हुए कि वर्ल्ड में ट्रॉपिक ऑफ मतलब कैंसर कहां से गुजर रही है, कैप्रिकॉन कहां से गुजर रही है, इक्वेटर कहां से गुजर रही है, तो हमें यह पता चलता है कि इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा से, वहां पर सूर्य की प्रेजेंस बनी रहती है। और सूरज की प्रेजेंस बनी रहेगी तो स्वाभाविक है कि वहां गर्मी भी बनी रहेगी। और जब गर्मी बनी रहेगी तो उस गर्मी को हमने उष्ण, हिंदी के अंदर क्या कहा है, उष्ण, अंग्रेजी में क्या कहा है, ट्रॉपिकल, उस क्षेत्र को हमने ट्रॉपिकल क्षेत्र के नाम से जाना है। चूंकि भारत के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग मध्य से गुजर रही है ना, गुजरात से एंट्री करते हुए, राजस्थान से होते हुए और नॉर्थ ईस्ट से बाहर जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर जो इंडिया है, वो तो पूरा पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में ही बसा हुआ है, विंध्या सतपुड़ा के दक्षिण में ही बसा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम दक्षिण भारत से, या फिर ये कहिए कन्याकुमारी से, या फिर कहिए इंदिरा पॉइंट से लेकर के हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक के पूरे क्षेत्र में सूरज की सीधी किरणों को महसूस कर पाते हैं। सूरज की सीधे किरणें जिन क्षेत्रों में महसूस होती हैं उन्हें हमने ट्रॉपिकल कहा है, उष्ण कहा है। इसलिए भारत में अगर हम इन लैटिट्यूड्स को अच्छे से महसूस करें तो समझ पाएंगे कि भारत का आधा हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आने के कारण ट्रॉपिकल है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं, आर्कटिक सर्कल की तरफ जब हम चलते हैं, तो उस क्षेत्र में 23.5 से 66.5 के बीच में वहां सूरज की सीधी किरणें नहीं पहुंचती हैं। तो सूरज की सीधी किरणें नहीं पहुंचती तो कैसे पहुंचती हैं, सूरज की सीधी किरणों के स्थान पर तिरछी किरणें पहुंचती हैं। आप भी जानते हैं सूरज की किरणें जब हम पर सीधी होती हैं तो हमें गर्मी का एहसास ज्यादा होता है, थोड़ी सी शाम जब होती है या सुबह जब होती है तो गर्मी का एहसास कम होता है। ऐसे ही पृथ्वी पर भी यही नियम लागू होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में सूरज कभी सिर पर नहीं आता, दूर से ही टिल्टेड रोशनी फेंकता है। टिल्टेड रोशनी फेंकता है तो टेम्परेचर कभी भी इतना ज्यादा नहीं होता जितना ट्रॉपिकल क्षेत्र में होता है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता तो इन क्षेत्रों को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ वाले क्षेत्रों को टेम्परेट रीजन में कवर करते हैं। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, टेम्परेट रीजन के अंदर कवर करते हैं तो इंडिया में भी राजस्थान जैसा राज्य है,
राजस्थान में भी ऐसा क्षेत्र यानी अधिकांश हिस्सा राजस्थान का टेम्परेट रीजन में आता है, तो वहां तो ठंड नहीं होती, वहां तो भारत की सबसे ज्यादा गर्मी होती है। यही भारत के अंदर विशेष रूप से हिमालय के कारण भारत की स्थिति का अंतर है। भारत में जो हिमालय की स्थिति है वो हमारे यहां पर प्रॉपर तरीके से टेम्परेट क्लाइमेट को आने नहीं देती। टेम्परेट क्लाइमेट को नहीं आने देती का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो उत्तर की तरफ से या फिर कहिए कि जो तिब्बत के पठार की तरफ से ठंडी पवनें चल करके इक्वेटर की तरफ आती हैं, उन्हें वो दूसरी तरफ ही रोक लेती है। अर्थात वे पवनें इक्वेटर तक पहुंच ही नहीं पाती, और जब पवनें इक्वेटर तक या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंच ही नहीं पाती, ऐसी स्थिति में जब नहीं पहुंच पाती तो वो जो ठंड है ना, वो हिमालय के दूसरी तरफ ही रह जाती है। यानी हिमालय हमारे लिए एक नेचुरल, एक गॉड गिफ्ट अपने आप में बाउंड्री बनी हुई है। हमारे लिए हिमालय एक वरदान है। कैसे? जहां एक और मानसून को भारत के ही क्षेत्र में रोककर रखने में काबिलियत देता है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर से चलकर आने वाली जो ठंडी पवनें हैं, जिनसे संभव है कि पाला पड़ सकता था, जिनसे संभव है कि पूरा क्षेत्र फ्रिजिड जोन बन जाता, तिब्बत की तरह डेजर्ट बन जाता, हमें वैसा होने से रोकती है। इस वजह से हिमालय भारत के लिए वरदान है। जैसे अरावली राजस्थान के लिए तो वरदान नहीं बनता, क्योंकि भले ही मिनरल मिलते हो लेकिन मानसून नहीं मिल पाता, हिमालय वो सारी कमियां पूरी कर देता है। यानी हिमालय के कारण हमें बहुत ही अच्छा क्लाइमेट फील होता है। तो अब ये सब बातें हम समझें कैसे? इसको समझने के लिए हम लोग जो कारक हैं उनको समझेंगे और थोड़ा सा मैप के बारे में जानेंगे संभवतया। ठीक है, आपके सामने इंडिया का मैप आपके पास भी होगा अपनी किताब में, और नहीं होगा तो एक बार आप मेरे साथ में समझते हुए चलिएगा। देखिए, आपने अभी तक जितना भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा है, उस इंडियन ज्योग्राफी में आपने बहुत अच्छे से इंडिया के अंदर हिमालय की स्थिति को समझा है। हिमालय समझा है। हिमालय के पूर्व में जब हम चलते हैं तो पूर्वांचल की पहाड़ियां, वो भी मैंने आपसे प्रॉपर तरीके से डिस्कस की हैं। जहां बात हो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की, तो हमारे पास में लैटिट्यूड्स तो हैं ये लेटी हुई रेखाएं। यानी अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये जा रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि लैटिट्यूड हुआ, और जो सीधी खिंची हुई रेखाएं हैं वो लॉन्गिट्यूड हुई। तो भारत की अगर हम बात करें तो अराउंड 36 डिग्री नॉर्थ तक, 36 डिग्री नॉर्थ तक हमारा विस्तार है। कहां से कहां तक? लगभग 6.5 डिग्री से अगर हम चर्चा करें तो यहां से मतलब 6 डिग्री नॉर्थ से 36 डिग्री नॉर्थ तक भारत का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार है। इस अक्षांशीय विस्तार का जो क्षेत्र है वो 30 डिग्री के अराउंड है। 36 डिग्री नॉर्थ तक है, 6 डिग्री नॉर्थ से लगभग। जो एग्जैक्ट फिगर है वो हमने आपको जब शुरुआत में भारत की स्थिति बताई थी तब समझाया था। सिमिलरली अगर हम इस तरफ से देखने लगे तो लगभग 69 डिग्री से, जो हमारे पास में 69 डिग्री ईस्ट है, वहां से लेकर के 96 डिग्री तक या फिर 97 डिग्री तक या 99 डिग्री तक पकड़ लीजिए, तो एक प्रकार से 30 डिग्री के अराउंड ही हमारे पास में क्या है? हमारा लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है। जब हम क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं तो भारत के लिए ये जो खींची हुई सीधी रेखाएं हैं, जिन्हें देशांतरीय रेखाएं कहते हैं, उनका महत्व नहीं रहता। तो क्लाइमेट का अध्ययन करते समय देशांतरीय विस्तार काम का नहीं रहता। हालांकि आपको परेशान करने के लिए परीक्षाओं में पूछा जरूर जाता है क्या? कि भाई जिस लैटिट्यूड पर आगरा है, जिस लैटिट्यूड पर आगरा है, उसी लैटिट्यूड पर दार्जिलिंग है, फिर भी दोनों का टेम्परेचर में इतना अंतर क्यों है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें जवाब देते समय क्लाइमेट केवल लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर ही डिपेंड नहीं करता। लॉन्गिट्यूड का तो कोई लेना देना ही नहीं है, लैटिट्यूड का लेना देना है, और लैटिट्यूड भी इकलौता कारक नहीं है क्लाइमेट में परिवर्तन का। अभी हम सारी बातों पर आएंगे, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड शब्द समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर देखिए। ये लेटी हुई रेखाएं लॉन्गिट्यूड नहीं लैटिट्यूड है। लेटी है ना, लेटी हुई है, इसलिए इन्हें अक्षांश कहते हैं। ये 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है, दिस इज, है ना, इसी को आप कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं।
इक्वेटर से लेकर के ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि नीचे का जितना भी पूरा की पूरा क्षेत्र है, ये वाला, ये आधा क्षेत्र सूरज की सीधी रेखाएं देखता है, इसलिए हम इसे ट्रॉपिकल क्षेत्र यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण बोले तो गर्म, और गर्म के साथ साथ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली इससे जो ऊपर का क्षेत्र है, यानी कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उत्तर की तरफ का जो क्षेत्र है, दुनिया में अगर कहीं और हुआ होता ये हाल, चाहे फिर वो यूरोप हो या फिर वो सेंट्रल एशिया हो, कहीं और हुआ होता तो वो क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से लबरेज होता, यानी कि बर्फ के अंदर ढका होता। लेकिन हमारे टेम्परेट रीजन में इतनी भी सर्दी नहीं पड़ती है। राजस्थान तो ट्रॉपिकल क्षेत्र में टेम्परेट रीजन में होकर के भी गर्मी का एहसास करता है। सिमिलरली दिल्ली हो, हरियाणा हो, यहां पे भयंकर गर्मी पड़ती है, गर्मी भी अपने लेवल। हालांकि यहां पर शीतकाल में सर्दी भी बढ़िया पड़ती है, वो जो नीचे वाले क्षेत्रों में फील कम होती है ना। ये वाला जो क्षेत्र है बोलने के लिए टेम्परेट रीजन है, लेकिन भारत के टेम्परेट रीजन में फुल फीलिंग आने से जिसने रोक लिया उसका नाम क्या है, उसका नाम है हिमालय, जिसने भारत को पूरी तरह से टेम्परेट की फीलिंग देने से रोक लिया है। क्लियर है? तो आपके सामने ये वाली चीज हमने बताने का प्रयास किया। संभवतया आपको ये बात हल्की हल्की समझ में आ रही हो, नहीं समझ में आ रही हो तो जो समझा रहा हूं उसे याद करने की कोशिश करें, और फिर भी ना आए तो पुराने वर्ल्ड ज्योग्राफी के हमारे कुछ लेक्चर्स देख लें आप। ठीक है, अच्छा, तो ये बात यहां तक समझ में आती है। फिर जब इतना ही सब कुछ आपने ट्रॉपिकल और टेम्परेट केवल लैटिट्यूड के आधार पर डिसाइड कर दिया, तो सर फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। बताइए सर, केवल इसी पर ही निर्भर करता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं? मैंने कहा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके सामने ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक तरफ गुजरात देखा, गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र देखा, जिस तरफ एक और पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, हमने वो देखा। गुजरात के कच्छ में जो क्षेत्र है वो दलदली, स्मैशी, या फिर वहां पर पूरी तरह से गर्मी, चिपचिपाहट, वैसा क्षेत्र है। वहीं दूसरी ओर आप अगर निकल करके पहुंच जाए त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्षेत्रों में पहुंचे तो यहां पर अलग तरह का क्लाइमेट है। अलग तरह का क्लाइमेट से मतलब क्या है? ना तो यहां पे चिपचिपाहट है, बारिश भी बहुत है, भरपूर यहां पर ग्रीनरी है। तो सर ये तो सेम चीज पर है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि अगर क्लाइमेट ही है तो क्लाइमेट की वजह से यहां पर भी इतनी ग्रीनरी होनी चाहिए जितनी यहां हो। हमने कहा सही कह रहे हो। सर थोड़ा और ऊपर आइए। सर अगर आपको लगता है कि ये राजस्थान का क्षेत्र है, हमने कहा लगता क्या है ही। बोले सर यहां पर इंदिरा गांधी कैनाल के साथ साथ आपको जैसलमेर दिखाई पड़ रहा है, सम का क्षेत्र है, जब बारिश की एक बूंद नहीं गिरती है। सर ये वाला क्षेत्र अगर हमने यों की यों लैटिट्यूडनल क्षेत्र में खींच करके ले गए, कहां पर? नागालैंड में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। सर अरुणाचल प्रदेश में तो इतना डेंस फॉरेस्ट है कि उस डेंस फॉरेस्ट में कई बार जब ट्रेजेडी हो जाती है। कैसी ट्रेजेडी? कोई मतलब गलती से कोई विमान ऊपर उड़ रहा था, वो जाकर के जंगल में गिर गया, तो उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई साल गुजर जाती हैं। सर जब ऐसी स्थिति यहां पर है, आपके यहां पर बारिश की बूंद भी नहीं गिर रही और यहां पर इतना घना जंगल है कि आपके रेस्क्यू ऑपरेशन तक नहीं हो पा रहे, इतना अंतर अगर है तो क्या क्लाइमेट में इन लेटी हुई रेखाओं का कोई महत्व है या सूरज की रोशनी का कोई महत्व है? मैंने कहा बिल्कुल महत्व है, लेकिन केवल एक ही चीज का महत्व नहीं है। यानी संभवतया आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी कि भारत में क्लाइमेट को डिस्क्राइब करना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग काम है। भारत अगर हिमालय अपने पास नहीं रखता तो बहुत आसानी से क्लाइमेट को एक्सप्लेन किया जा सकता था। इसीलिए इंडिया के मानसून को, क्लाइमेट को जुआ कहा जाता है, लीस्ट प्रिडिक्टेबल है। जो प्रिडिक्टेबल हो वो बहुत आसान होता है। जैसे ब्रिटेन में पता है कि भाई इस तरह से थोड़ा सा मौसम बिगड़ेगा, हल्की सी देर में बारिश आएगी, इसलिए ब्रिटेन का जो भी आदमी बाहर निकलता है अपने हाथ में छाता लेके निकलता है कि बारिश आना कॉमन है। इंडिया में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए आपने मल्टीपल टाइम देखा होगा कि भारत के जो मौसम विभाग है इसकी मजाक बनती रहती है कि यार इनका कोई प्रिडिक्शन ही नहीं होता, इनकी तो कोई प्लानिंग ही नहीं होती। ये कहते हैं आज बारिश आएगी, पता चल रहा है 7 दिन तक बारिश नहीं आई। कई बार तो लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सर जी एक बात करिए कि आप ना
ये बारिश का जो मतलब जो आपने हमें वो भेजा है ना नोटिफिकेशन, ये मत भेजिए। हो सकता है ऊपर इंद्रदेव इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हो, बारिश ही नहीं आती है? आप कहते हो इतना तेज ये होने वाला है, पता चल रहा है हो ही नहीं रहा है? तो भाई ऐसी स्थिति है कि आपने कहा कि इस बार सामान्य से कम बारिश होगी, पता चल रहा है उस समय बाढ़ की स्थिति बन गई। आपने कहा कि राजस्थान के इस क्षेत्र में सूखा रहेगा, हमारे राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर वो क्षेत्र है जब बारिश ही नहीं आती, नाम भले ही बाड़मेर हो लेकिन वहां बारिश बहुत कम आती है। इस बार भाई साहब वहां पे बाड़मेर में बाढ़ आ गई और इससे पहले भी बाड़मेर में बाढ़ आ गई। तो बोले सर ये आप लोगों को पता नहीं है तो फिर क्यों प्रवचन देते हैं? तो बोले भाई हम लोग तो सैटेलाइट की फोटोज देख देख करके अपनी तरफ से प्रिडिक्शन देते हैं, तो फिर फेल कहां मार जाते हो? बोले फेल इसलिए मार जाते हैं क्योंकि भारत के क्लाइमेट का अध्ययन करना केवल और केवल उस पर निर्भर नहीं है कि ये भारत कहां पड़ता है, समुद्र से कैसी हवा उठी। भारत के अंदर लोकल इतने सारे फैक्टर हैं जिनका सब पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि भारत केवल इंसानों के मामले में ही विविधताएं नहीं रखता है बल्कि फैक्टर्स के मामले में भी विविधताएं रखता है। इसका मतलब इंडिया का क्लाइमेट अगर समझना हो तो हमें जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट हैं वो भी जानने होंगे। ठीक है, तो भारत के कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं? तो पहला भारत की अपनी स्थिति और भारत के उच्चावच रिलीफ की जमीन पर क्या बने हुए हैं वो, और दूसरा वायुमंडलीय दाब और पवनों से संबंधित कारक। दाब और पवनों से संबंधित कारक तो वेल एक्सप्लेन्ड है व्हाइल वी आर रीडिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद वाले जो चीजें हैं वो आपके सामने दिखाई जा रही हैं। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको इस बारे में समझ में चीजें आ रही हों। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। डे 1 से बता रखा है मैंने कि उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण क्या है। अभी मैप पर भी मैंने यही समझाने का प्रयास किया। ये उष्ण कटिबंधीय, ये शीतोष्ण। शीतोष्ण को क्या कहते हैं? टेम्परेट, और इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल। ठीक है ना, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? मैप समझ लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ ली, चीजों को हमने समझने का प्रयास कर लिया। इसको प्रभावित करने के लिए और कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो दूसरा कारक है जो हमारे, देखिए हमने क्या किया ना, ब्रॉडली फैक्टर्स को डिवाइड किया। किन भागों में? पहला भारत की जो लोकेशन और रिलीफ से रिलेटेड फैक्टर। तो पहले फैक्टर का जब हम अध्ययन कर रहे हैं उसका भी पहला पार्ट है अक्षांशीय विस्तार, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल जो एक्सपेंशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की हमने बात कर ली। उसके बाद जल और स्थल का वितरण, कि भाई हमारे यहां पर क्या और कारक है जिनको प्रभावित करने के लिए माना जाता है। तो देखिए दक्षिण भारत जब आपने देखा, अभी हाल ही में देखा, यह दक्षिण भारत था। दक्षिण भारत पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है, पूरी तरह चारों तरफ से समुद्र उसको घेर कर बैठा हुआ है, इसीलिए आप इसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप को हिंदी में अंग्रेजी में पेनिनसुला कहते हैं। वह क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, आपने इसे प्रायद्वीप के नाम से जान लिया। तो जब ये क्षेत्र प्रायद्वीप के नाम से जाना गया तो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, और जल और स्थल में जो टेम्परेचर इन्वर्जन की प्रक्रिया है, टेम्परेचर इन्वर्जन बोले तो कि भाई एक तरफ समुद्र का पानी ठंडा, जमीन गर्म, तो बारिश की जो चलने की प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट एक जैसी देखी जाती है। उसके बावजूद भी यहां पर एक बड़ा फैक्टर देखने को मिलता है, और वो क्या है? अगर आप भारत का मैप ध्यान से देखें, मैं अब एक बार के लिए ये सारी चीजें हटा रहा हूं, इसे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखें हमारे सामने ये वाला क्षेत्र वेस्टर्न घाट है, ये वाला क्षेत्र ईस्टर्न घाट है। मैंने अभी कहा कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, टेम्परेचर में परिवर्तन आया, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। फैक्टर लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, सब मैंने जितना एक्सटेंसिव ज्योग्राफी पढ़ाया है ना, उसके बाद में शायद ही आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत बचेगी। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि समुद्र से हवाएं चल करके लैंड की तरफ चली, तो यहां पर क्या बना हुआ है? यहां पर वेस्टर्न घाट बना हुआ है। वेस्टर्न घाट के कारण क्या हो रहा है? ये साउथ वेस्ट मानसून की जो पवनें हैं ये वेस्टर्न घाट से टकरा करके इसी तरफ रुक रही हैं, दूसरी तरफ पहुंच ही नहीं रही हैं। जब दूसरी तरफ नहीं पहुंच रही हैं तो आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, हमने पहले भी जब वेस्टर्न घाट डिस्कस किया या उससे पहले भी भारत की लोकेशन डिस्कस की, तब भी बताया था कि इस क्षेत्र में बारिश ही नहीं है। भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, तेलंगाना वाला, सौराष्ट्र वाला, कर्नाटक वाला, महाराष्ट्र वाला, आंध्रा वाला, इनमें बहुत सारे क्षेत्र सूखा महसूस करते हैं। सूखा, इतना सूखा जैसे राजस्थान के अंदर सूखा है। आपने कई बार सुना होगा किसान सुसाइड कर रहे हैं पानी के कारण।
वो अधिकांश क्षेत्र यही वाला क्षेत्र है जिनमें आप किसानों को मतलब पानी के कारण सुसाइड करता हुआ सुनते हैं। वहीं पर यहां पर ये जो पर्वत है, इसके दूसरी तरफ का जो क्षेत्र है वेस्टर्न घाट के, यहां इतनी हरियाली है कि किसान चाय पैदा कर रहा है, कॉफी पैदा कर रहा है, काजू पैदा कर रहा है, रबड़ पैदा कर रहा है, नारियल पैदा कर रहा है। क्यों? यहां पर खूब पानी है। इतना ज्यादा अंतर क्यों? वेस्टर्न घाट के कारण। वेस्टर्न घाट ने क्या किया? जो पवनें टकराई उनकी बारिश यहीं करा ली। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बात करते हैं तो स्थल और जल दोनों बहुत बड़ा कारक होते हैं। तीसरा कारक, अगर कोई स्थिति ऐसी भी बने, जैसे मान लीजिए कि यह क्षेत्र ऐसा है, यहां पर पर्वत नहीं है भाई, यहां तक वेस्टर्न घाट था, इधर से सतपुड़ा निकल गया, इधर विंध्या निकल गया, इसके बाद में इधर अरावली आ गया, तो ये वाला क्षेत्र पहाड़ के बिना है। यहां से साउथ वेस्ट मानसून गया भी तो भी बारिश इतना ही करा पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि असल मायने में अन्य जो क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, वो टेक्निकली बहुत गहराई में है, वहां पर बारिश इतना इंप्रेसिव नहीं हो रही है। क्यों? समुद्र तल से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। जैसे कुछ दिन पहले विपरजॉय नाम का तूफान आया, उसने सबसे ज्यादा इंप्रेशन कहां डाला? कच्छ के पास। फिर कहां डाला? राजस्थान के अंदर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर। धीरे 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 हमारे राजस्थान के दूसरे किनारे यानी पूर्वी किनारे तक पहुंचा, जहां पर मैं रहता हूं, यानी कि जयपुर तक आया, अलवर तक आया। विपरजॉय जब यहां आया तो उसका जो विपदा वाला पार्ट था ना, वो तो पहले ही छूट गया था। हमारे यहां तो उसने जॉय फैलाया था। मतलब हम लोग तो खुश हुए थे कि विपरजॉय आया है। क्यों? बारिश हो रही थी, बहुत अच्छी बारिश, कोई तूफान नहीं, बहुत खूबसूरत सी बारिश हुई, शहर में एकदम ठंडक हो गई, गर्मी से राहत मिल गई। यानी दूरी के कारण उसका जो विपरजॉय का विपर है ना, वो तो पहले ही रह गया, दूर तक केवल जॉय पहुंचा। यानी समुद्र से जो दूरी है उसके कारण भी हमारे यहां पर क्लाइमेट में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो समुद्र से जो दूरी है, संभवतया आपको वो बात भी समझ में आ रही हो। क्लियर है? फिर समुद्र तल से ऊंचाई, ये मैं आपको वेस्टर्न घाट वाली कहानी समझा चुका हूं, हिमालय समझा चुका हूं, तो इसमें मेरे हिसाब से अरावली समझा चुका हूं, पश्चिमी घाट समझा चुका हूं। तो इनमें कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो मुझे आपको अतिरिक्त रूप से बोलकर सुनाना है। अब दूसरी चीज, दैट इज वायुमंडलीय दाब और पवनों से संबंधित कारक क्या हो सकते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल है, और साथ में जो अन्य फैक्टर जैसे एयर, जो लोकल एयर चल रही है, जैसे मुंबई के अंदर शाम को जो बारिश होने का कारण है वो क्या है? वहां पर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का चलना, समुद्र से चलकर आने वाली पवनों का आना। तो वहां पर जो क्लाइमेट है वो वहां की लोकल विंड से प्रभावित हो रहा है। जब हमने क्लाइमेट पढ़ा था, भारत के बारे में भी पढ़ा था, तब हमने बताया था कि वहां की लोकल पवनें क्या हैं। हमने पवनें पढ़ी हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ी हैं, वर्ड ज्योग्राफी निकालिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, तो वायुमंडलीय दाब और धरातलीय पवनें किस प्रकार से प्रभावित करती हैं? तो उनमें ये दो प्रमुख चीजें हैं। कौन कौन सी? अब इसमें से एक शब्द है आप लोगों को कई बार प्रभावित करता है। क्या सर? एक ट्रॉपिकल हमें समझ में आता है, टेम्परेट भी हमें समझ में आता है। ट्रॉपिकल वो हुआ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ हुआ, और टेम्परेट वो हुआ जो उससे ऊपर हुआ। लेकिन भारत के केस में सर एक शब्द यूज होता है, दैट इज उपोष्ण। उपोष्ण क्या होता है? सब ट्रॉपिकल। ये क्या होता है सर? ठीक है ना? पछुआ बोले तो पश्चिमी, वेस्टर्ली। सर ये होता क्या है? तो अभी आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, अपने इंडिया का मैप जब देखा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में आपने समझा कि ये पूरी तरह ट्रॉपिकल क्षेत्र है, उत्तर में टेम्परेट। लेकिन क्या आपको टेम्परेट वाला एक भी फीलिंग मिला? क्या कभी आपने राजस्थान में बर्फ गिरती हुई सुनी? आप में से कई कहेंगे हाँ सर कल ही गिरी थी, फलाने सिंह ले जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, गिर गई। मेरा कंसर्न क्या है, क्या आपने क्लाइमेट से बारिश के रूप में बारिश होती, बारिश में बर्फ गिरती देखी, स्नोफॉल होता देखा? बोले सर नहीं देखा। कहीं भी देखा? बोले कहीं भी से मतलब पंजाब में, हरियाणा में, ये सब क्षेत्र तो टेम्परेट में आते हैं, क्या कभी देखा? बोले हाँ सर नहीं देखा। तो नहीं देखा तो इसका मतलब समझ रहे? इसका मतलब यह हुआ नाम के टेम्परेट हो आप, आपके ऊपर स्नोफॉल आकर नहीं गिरी। टेम्परेट रीजन में तो ठंडी पवनें चलती हैं, चिल्ड चलता है मामला, जो कि आप जाइए यूरोप में देखिए, मध्य एशिया में देखिए, यहां जाकर देखिए। बोले अच्छा, तो फिर क्या करें? तो ऐसी स्थिति में मतलब ये निकल कर आया कि हिमालय ने आपको टेम्परेट वाली फीलिंग नहीं आने दी। बोले हाँ सर बिल्कुल, हमारे को सर्दी से बचा लिया सर, सर्दी लगती है हमें। हमने कहा बहुत बढ़िया। लेकिन नीचे वाले क्षेत्र ने, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र था, जो गर्मी फील कराता है, वो अपने क्षेत्र में कम नहीं रहा, उसने गर्मी ऊपर तक फील कराई है। दिल्ली के अंदर भी कई बार टेम्परेचर 45 पार, 46 पार, राजस्थान के अंदर 50 डिग्री तक टच कर जाता है। टेक्निकली ऊपर तक इतना तापमान नहीं आना चाहिए, लेकिन आ जाता है। अजी और छोड़िए,
कुल्लू, मनाली, शिमला, इनमें गर्मी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति का मतलब क्या हुआ कि ये क्षेत्र लैटिट्यूड के हिसाब से तो भले ही टेम्परेट में हो, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी हैं? इनकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रॉपिकल वाली ही हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर क्षेत्र को सब ट्रॉपिकल क्षेत्र कहा गया, यानी कि इस क्षेत्र के बारे में कोई स्पष्ट व्याख्या निकल कर नहीं आई, तो इसे नाम क्या दे दिया? सब ट्रॉपिकल क्षेत्र। क्लियर है? उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या निकलते? तो एटमॉस्फेयर। तीसरी चीज है ईस्टर्ली जेट। तो अब ये ईस्ट और वेस्ट क्या है? देखिए, आपने जब वर्ल्ड क्लाइमेट हमसे पढ़ा था तब आपको यह समझ में आया होगा, गोला यानी कि ये जो पृथ्वी का जो गोला हमने बनाया था, बीच में इक्वेटर थी, कैंसर थी, आर्कटिक था, ये सब हमने पढ़ा था। ये 23.5 साउथ है, ये 0 है, ये 23.5 नॉर्थ है, ये ऊपर 66.5 नॉर्थ है, नीचे 66.5 साउथ है। हमने आपसे कहा था कि इन क्षेत्रों के अंदर ये वाला क्षेत्र ट्रॉपिकल क्षेत्र था। अब हो क्या रहा है कि आपने जब क्लाइमेट का अध्ययन किया था तब मैंने आपको प्रेशर विंड्स बताई थी, तब कहा था कि इक्वेटर से हवाएं अपलिफ्ट होकर ऊपर जाती हैं, ऊपर जाकर के वो इन क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ में जाकर डिसेंड होती हैं, यानी कि वापस से जाकर गिरती हैं। तो जिन क्षेत्रों में वापस जाकर के वो गिरती हैं, वहां से फिर से इक्वेटर की तरफ चल देती हैं। तो इक्वेटर की तरफ चलना यानी 0 की तरफ उनका पहुंचना जो है वो अपनी एक दिशा पकड़ लेता है अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स। कहां से पकड़ लेता है? इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है ना? अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स दाहिनी तरफ चीजें चल रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ यूं, इधर से बाएं की तरफ, इधर से दाएं की तरफ। तो जो आता हुआ व्यक्ति है ना, अर्थात जो व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है, उसे क्या लग रहा है? उसे लग रहा है कि पवनें ईस्ट की तरफ से आ रही हैं। ईस्ट कहां है? दूसरी तरफ। ये ईस्टर्न क्षेत्र है ना। हम दिशाएं कैसे पढ़ते हैं? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। लगने वाले को क्या लग रहा है? ईस्ट से हवाएं आ रही हैं। यहां बैठा व्यक्ति क्या कह रहा है? बढ़िया ईस्टर्ली चल रही है। लेकिन कभी आप राजस्थान आइएगा, राजस्थान आएंगे तो आप लोगों को कहता हुआ सुनेंगे कि साहब पछुआ पवनें चल रही हैं, यूं हवाएं चल रही हैं, ठीक है ना? या फिर पश्चिम से हवाएं चल रही हैं, यूं हवाएं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स जब भी पवनें दूसरी तरफ जाएंगी तो जाने के लिए पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ जाएंगी, क्योंकि कोरियोलिस बल क्या कहता है? राइट में जाना है, राइट में जाना है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो अगर यहां से ऊपर की तरफ गई तो ये राइट में जाएंगी। तो बैठे हुए व्यक्ति को क्या लगेगा? वेस्ट की तरफ से हवाएं आ रही हैं, वेस्ट की तरफ से हवाएं आ रही हैं। तो यहां बैठा व्यक्ति क्या कहेगा? पछुआ पवनें चल रही हैं। हमारे गांव में तो कई बार ऐसा भी कहते थे, मजे लेते थे, जैसे सांप मर गया तो बोले सांप को जला जरूर देना। बोले क्यों? बोले वो पछुआ हवा आएगी, उससे ये वापस जिंदा हो जाएगा। मतलब पश्चिम से चलने वाली हवाएं आएंगी, उससे ये जिंदा हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ भी इसी पछुआ पवन के कारण आने वाला एक इंपैक्ट है ना? तो भारत में जो उत्तर का क्षेत्र है यानी सब ट्रॉपिकल क्षेत्र है, उसमें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है मेडिटेरेनियन सी के कारण चलता हुआ, वो किसके कारण आता है? वेस्टर्लीज के कारण आता है। वेस्टर्ली क्यों हुई? संभवतया आपको प्रेशर बेल्ट्स के कारण ये बात समझ में आ गई। नहीं आई फिर से कहूंगा, जाइए पुराने लेक्चर पढ़िए, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चक्रवात वगैरह मैं सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो इसमें मुझे दोबारा दिमाग लगाना नहीं है। जो सबसे थोड़ा बहुत परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का जलवायु इंपॉर्टेंट है, अब मैं उस क्षेत्र को डिस्कस कर लेता हूं। इंडिया का जो सिलेबस का हिस्सा, जैसे हमारे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है, क्या? कोपेन के अनुसार भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे अभी तक आपने मुझे लगभग आधा 20 मिनट के अंदर क्या सुना है? आपने मुझे 20 मिनट में एक ही बात बोलते हुए सुना है, क्या? टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब। बोले सर आपके हिसाब से अगर मैं घर जाकर के किसी को बोलूं कि सर ने क्या पढ़ाया, 3 शब्द बोले सर ने बार बार, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। कोपेन इस चीज से परेशान था। उसने कहा सुनो भाई, भारत की क्लाइमेट को एक लाठी से हांका नहीं जा सकता कि हाँ भाई यहां पर ऐसा ही होगा। यानी उठाया आपने दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत के बारे में बोल दिया कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे नीचे पूरे क्षेत्र के अंदर ट्रॉपिकल क्षेत्र पाया जाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कोपेन ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो बोले कैसा है? बोले इंडिया के हर क्षेत्र का अपना एक पैटर्न है, और इंडिया को अगर समझना है, और वो पैटर्न लंबे समय से मेंटेन हो रहा है, यानी कि
जब मतलब दशकों से मेंटेन हो रहा है, लगभग 50 सालों से ऐसा चल रहा है। क्या कि वहां पर एक ही प्रकार का फीचर देखने को मिलता है। आप सोचिए ना, जहां पर स्थित है मौसिन राम, उसी पर ही उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र स्थित हैं। मौसिन राम, चेरापूंजी, यहां पर तो जबरदस्त बारिश हो रही है और इन क्षेत्रों में कोई बारिश नहीं हो रही है। तो बोले भाई बात ऐसी है, आप केवल एक लाइन से नहीं हाँक सकते सबको, यहां ये होता है, यहां पर ये होता है। कॉपेन ने कहा इंडिया के अंदर हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है और उस विशेषता को 8 भागों में बांटा जा सकता है, 8 जलवायु प्रदेश में बांटा जा सकता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कृपया करके आप लोग इस चीज को याद करिएगा यदि आपको इंडिया का जलवायु याद करना है। ठीक है, हमारे राजस्थान के केस में राजस्थान का भी कॉपेन क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा मतलब मान्यता प्राप्त भारत को लेकर के क्लासिफिकेशन है। क्लियर है? अच्छा, तो क्या है सर ऐसा इसमें? तो आप इधर देखिए, कोपेन के अनुसार भारत में 8 जलवायु प्रदेश हैं, 8 क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, उनको इसने ABCD में बांटा हुआ है। ब्रॉडली कैसे बांटा है वो समझिए। इसने 4 शब्द यूज किए हैं। क्या? ABCD। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अपन कई बार नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स में कैसे नोट्स बनाते हैं? अपन बनाते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखते हैं अपन, है ना। अब अगर मान लीजिए पहले पॉइंट के अंदर ही मुझे सब पॉइंट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? 1.1 1.2 1.3 ऐसे बनाएंगे। अच्छा, ऐसे ही 2 के अंदर बनाना हो 2.1 2.2 ऐसे बनाएंगे। अच्छा, एक तरीका अपन लोग और अपनाते हैं। क्या? अपन बनाते हैं टाइटल में पॉइंट डाला ABCD, लेकिन सब पॉइंट कैसे बनाते हैं? छोटा a, छोटी b, छोटी c, छोटी d। याद आ रहा है? ऐसे भी पॉइंट बनाते हैं। एक तरीका कुछ लोग और फॉलो करते हैं। क्या? 1 2 3 4 सब पॉइंट बनाए रोमन लेटर्स में, 2 3 4 करते हैं अपन लोग, यानी क्लासिफिकेशन के नीचे सब क्लासिफिकेशन अपन लोग देखते हैं। अच्छा, ऐसे ही मान लीजिए मैंने यहां लिखा ABCD, इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन X Y Z ऐसे भी कर सकते हैं। अपन लोग इस प्रकार से सब टाइटल से डालते हैं। कंफर्म है? अपन नोट्स जब बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं। अच्छा, अगर हम ऐसे ही बनाते हैं तो कोपेन ने भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चला, उसने शुरुआत में चीजों को ऐसे ही बांटा। उसने कहा कि सुनिए सर, बात ऐसी है, पहले 4 बात है भारत के बारे में ब्रॉडली। कौन सी? क्लाइमेट का एक प्रकार, दैट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बोले आप बोल बोल के थक गए कि ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल, बच्चों फिर भी ट्रॉपिकल कहीं मिलता नहीं है, फिर भी ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल, है ना। बच्चों कहीं भी टेम्परेट नहीं मिलता लेकिन फिर भी टेम्परेट। बोले ठीक है। अच्छा, तो एक तो हुआ ट्रॉपिकल क्षेत्र, दूसरा हुआ डेजर्ट क्लाइमेट, तीसरा हुआ सब ट्रॉपिकल, चौथा हुआ टेम्परेट। ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, दैट इज टेम्परेट। ठीक है, 4 ब्रॉड भारत में चीजें देखी जा सकती हैं। या तो कहीं पर ट्रॉपिकल मिलेगा, कहीं पर टेम्परेट मिलेगा, कहीं पर सब ट्रॉपिकल मिलेगा, कहीं पर डेजर्ट मिलेगा। दिमाग में अगर आप ब्रॉडली देखें तो ये 4 चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन अब कोई व्यक्ति राजस्थान में एंट्री कर गया, राजस्थान का आपके दिमाग में, जो बच्चा राजस्थान नहीं आया उसको क्या लगता है? बस यहां तो रेत के धोरे ही होंगे, पानी के लिए भी ये बरसोरे मेघा मेघा गाना गाते होंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में लेकिन जब आप राजस्थान आएंगे तो आपको यहां बिल्कुल अलग प्रकार की चीजें दिखेंगी। मेरे जो दोस्त राजस्थान के नहीं थे, जब हम IIT पढ़ते थे, तो वो जब राजस्थान आए तो वो कंफ्यूज हो गया, यार ये क्या है यहाँ पे। यहां पर कुछ जगह तो ऐसी है कि वहां पर शायद मतलब उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा बारिश होती है। आप कभी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में आइए। झालावाड़ में तो बाकायदा संतरे की खेती होती है, चावल पैदा होता है कोटा बूंदी के अंदर, तो इतना पानी है, इतना बारिश आती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। जो आया नहीं उसे लगेगा यार क्या चल रहा है, मतलब ये क्या कर रहे हैं। मतलब यहां पर थोड़ा सा अटपटा मामला है। तो कहीं पर शुष्क क्षेत्र है, कहीं पर सेमी एरिड क्षेत्र है, यानी कि शुष्क है, कहीं पर अर्ध शुष्क है, कहीं गर्मी है तो कहीं ठंडक है। तो इस प्रकार की जो क्षेत्र चीजें हैं, ठीक है। ऐसे ही चौथे के बाद में 5वां फैक्टर इसने क्या डाला? पोलर। इंडिया की विचित्रता देखिए, हम लोग पोल वाली फीलिंग भी ले लेते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह जो क्षेत्र हैं उनमें पोल की सी फीलिंग है, ध्रुवीय क्षेत्र की फीलिंग है कि भाई कोई एस्कीमो टाइप का आदमी रह सकता है यहां पर, मतलब इतनी बर्फ है, माइनस में टेम्परेचर 40 -40, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये जो छोटे लेटर्स हमने यहां पर बांटने की कोशिश की है वो क्या क्या बनकर के आए, उनके नाम देख लीजिए। W4 एरिड, S4 सेमी एरिड, H4 हॉट, K4 कोल्ड, F4 फुल ईयर रेन,
M for मानसून, S for समर ड्राई, W for विंटर ड्राई, G for गंगा प्लेन, A for लॉन्ग हॉट समर सीजन, B for लॉन्ग वार्म समर सीजन, C for कूल समर सीजन, D for कोल्ड समर सीजन। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना शुरू होगा, सर ये हमारे याद कैसे होंगे? मैंने कहा बस इसी को याद करना है, बाकी तो सारे काम आसानी से कर ही लोगे। जैसे चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और कोपेन के क्लासिफिकेशन को आपको कुछ इस प्रकार से मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने यहां पर ये जो 8 प्रकार हैं ये रिटर्न है, ठीक है? क्या क्या है देखिए। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, CWG। देख करके लग रहा है भाई साहब कॉमनवेल्थ गेम तो दिल्ली में होता है। अब आप पूछेंगे पेपर में कैसे पूछा जाएगा? आपको केवल पहले 8 टाइप लिखने, ये नहीं लिखना है कि इसका अर्थ क्या है। शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है। अगर भारत का मैप बना दो तो समझिए कि आपने 2 नंबर एक्स्ट्रा पा लिए, वो वाली फीलिंग आएगी, ठीक है? मैप पर आपको 8 की 8 भाग पिक्चराइज करने हैं कि सर ये क्षेत्र यहां पर है, ठीक है? अच्छा, इन क्षेत्रों को दिखाते समय आपको फीचर पता हो कि इस फीचर का मतलब क्या है। आपने CWG लिख तो दिया, लेकिन इसका मतलब क्या निकले? जैसे CWG, अब इसको पढ़ना है तो अपन पढ़े। आइए, C स्टैंड्स फॉर सब ट्रॉपिकल, W स्टैंड्स फॉर यहां की सर्दियां सूखी हैं, विंटर यहां की सूखी हैं। जैसे ब्रिटेन की विंटर गीली होती हैं, यहां की विंटर सूखी हैं। और G स्टैंड्स फॉर गंगा का प्लेन। CWG का मतलब क्या आ गया? यहां की क्लाइमेट की विशेषता क्या हो गई? सब ट्रॉपिकल प्रकार का क्लाइमेट है, विंटर यहां पर सूखी हुई है और ये गंगा का प्लेन है। लीजिए सर, यहां पर पूरे में आपने गंगा का प्लेन पकड़ लिया। आपने देखा यहां तो सर ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, फिर भी हाँ तो कोई बात नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी खुद भी तो गंगा की ही बेसिन बनाती है। कैसे? अरे भाई बाद में जाकर के जो गंगा है वो जब बांग्लादेश में एंट्री करती है उस पद्मा के नाम से, तो जमुना नाम से ब्रह्मपुत्र आके मिलती है कि नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा की पूरा वो क्षेत्र है जो गंगा के बेसिन की तरह काम करता है। तो जहां पर गंगा का क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो CWG प्रकार का क्लाइमेट है। बोलो एक बार थम्स अप करो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? रजनी लिख रही है, वाओ सर मैंने MSc के अंदर पढ़ा था ये सब। बेटा अच्छे लोग नहीं पढ़ाते इस चीज को, बचते हैं इस चीज को पढ़ाने से, वो सोचते हैं कि बस निकल जाइए। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको वो पढ़ाना है जो पेपर में आएगा। फालतू में दिमाग क्यों खराब करें अपन? एक बार के लिए मैंने कहा ना, एक बार ज्योग्राफी हो जाने दो, फिर कोई सा भी पेपर उठा के देखना। अब बस ये आखिरी वीक पर है। अब हमारे पास 3 चैप्टर बचे हैं बड़े चैप्टर्स में से। ये चैप्टर, इसके बाद में मानसून और इसके बाद में एग्रीकल्चर, ठीक है ना? बाकी हमने ऑलमोस्ट मतलब 100% तो कभी भी किसी चीज का मैं नहीं कह सकता कि मैंने सब खत्म कर दिया, लेकिन हाँ आई कैन प्राउडली से कि मैंने 90% से ऊपर जो ज्योग्राफी के मेजर टाइटल्स हैं वो खत्म कर दिए। प्रिया लिख रही है, सर पहली बार ये चीज समझ में आई है। बहुत मतलब आसान चीज है ये, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमें पता हो कि क्यों पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगी। अब मैं रटाने के लिए रटा दूं तो बात अलग हो जाएगी। मजा आ गया? BPSC में इसी CWG का प्रश्न पूछा गया था। क्लियर हो गया ना? नंदन ने लिखा, मुझे आज समझ में आ रहा है, इससे पहले नहीं। हम हैं तो क्या गम है। अरे बेटा बहुत सब्जेक्ट बहुत आसान होते हैं, पढ़ने और पढ़ाने वाले पर निर्भर करता है। अपन लोग पढ़ अच्छे से रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आपको जो मन में आए ना वो बढ़िया बढ़िया बात है। बस CWG पता चल गया क्या है तो आप लिख कर आ जाएंगे। पता है आपको RAS परीक्षा में भी, जैसे एक भारत बालक बोल रहा है BPSC में ये चीज पूछा गया, ऐसे ही RAS परीक्षा में भी केवल इतना सा लिखा आ गया था CWG, कुछ नहीं लिखा उसने, और 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, लिखो इसके बारे में। ठीक है, तो अपन को पता है, अपन लिख लेंगे। ये ध्यान रखना है बस आपको, है ना? आज की जो पढ़ाई है ना, उसमें जो पहले वाली जो चीजें जो पढ़ाई थी ना मैंने, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये पढ़ लेना 8 चीजें, है ना, जो शुरुआत में मैंने पढ़ाई, उनको आप दिमाग से निकाल भी दो तो भी सब समझ में आ जाएगा, है ना? क्लियर हो गया? डन है? आइए अब दूसरी चीज पे चलते हैं। क्या है?
ट्रॉपिकल सवाना टाइप, AW टाइप। अब ढूंढते हैं, और हमें तो यह भी नहीं पता यार ये सवाना प्रकार होता क्या है। चलिए खोजते हैं। पहले AW को ढूंढते हैं, A और W। AW, A स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, W स्टैंड्स फॉर WWW विंटर ड्राई। आपके दिमाग में फिर भन्ना आएगा दिमाग, सर एक मिनट, आपने अभी गंगा जी के बारे में भी कहा विंटर ड्राई, और अभी इनके बारे में भी कह रहे हो। अरे हमने कहा यार इंडिया के कुछ ही क्षेत्र हैं जहां सर्दियों में बारिश आती है, सर्दियों में बारिश, बाकी तो सब जगह गर्मियों में बारिश आती है, सर्दियां तो सूखी ही रहती हैं। बोले सर सर्दियों में बारिश कहां आती है? तमिलनाडु में आती है, वहां पर लौटता हुआ मानसून बारिश करता है। क्लियर है? फिर भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब ट्रॉपिकल में W स्टैंड्स फॉर विंटर ड्राई। क्लियर है? अच्छा, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट और विंटर ड्राई, तो कहां ढूंढा सर आपने इसको? AW खोजते हैं साहब, मैप पे AW ये रहा, तो CWG के नीचे क्या आ गया? AWG आ गया। अब G नहीं है क्योंकि गंगा जी नहीं है, W है। अब हमने W पहले खोजा, कहां कहां पर विंटर ड्राई है। देखो विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, और तमिलनाडु देखो यहां पर विंटर ड्राई दिखाई नहीं दे रहा, W दिखाई नहीं दे रहा। S को देखते हैं क्या लिख रहा है, देखो इसी बात पे तालियां हो जाए। तमिलनाडु के आगे क्या लिखा हुआ है? समर ड्राई। अपने अभी क्या चल रही है? गर्मी, गर्मी में बारिश आने के चांसेस हैं। तमिलनाडु के आगे क्या लिख रहा है? S, समर सूखी है, लेकिन बारिश कब आएगी? विंटर में। क्यों? लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में बारिश करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये AS समर ड्राई। क्लियर हो गया? तो अब देखिए मैप को फिर से पकड़ते हैं, WW कहां लगा हुआ? इधर देखिए, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जो हिमालय वाला क्षेत्र है, पहले हिमालय को देख लीजिए। यहां W कहीं नहीं लिख रहा है, W कहीं नहीं लिख रहा है। इसका मतलब ना तो विंटर में बारिश आ रही है और ना ही समर में बारिश आ रही है, तभी तो W नहीं लिखा है ना। S भी नहीं लिखा है, W भी नहीं लिखा है। इसका मतलब हिमालय वाला जो क्षेत्र है वो बारिश सॉरी, तो अपन ने यहां पे क्या देखा? इस क्षेत्र में कहीं पर भी ना तो W दिखाई दिया ना ही यहां पर S दिखाई दिया। इसका अर्थ क्या निकाले? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। आप ही ने तो कहा था हिमालय हमारे लिए बारिश कराता है। मैंने कहा भाई यहां पहुंचकर स्नोफॉल हो जाती है। यहां पर जो मेजर चीज है वो क्या हो रही है? स्नोफॉल हो रही है। पहाड़ी इलाके हैं ना, बर्फ पे, पहाड़ों पे जाकर बर्फ गिरती है। ओके, यानी कि ये अलग कैटेगरी है। हमने कहा, मैंने कहा बाकी आप सभी जगह देखोगे तो तमिलनाडु को छोड़कर भारत के हर केस में W टिका हुआ है। मैंने कहा आसान हो गया। बोले बहुत आसान हो गया सर, अब तो केवल हेडिंग पकड़नी है, बाकी तो आसान हो गया। मैंने कहा हेडिंग पकड़ लो। मैंने कहा A स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल, ये तो मैंने पढ़ाया ही था भाई। मैं इतनी देर से जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था, कहां गया मेरा गला? ये रहा। ये वाला क्षेत्र में इतनी देर से कह रहा था कि ये ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिकल है, कह रहा था। नीचे के क्षेत्र का नीचे वाला, तो A स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल। बोले हाँ सर, ये तो बात आपने सही करी। तो मैंने कहा देखो A स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा ये A यहां पर दिखाई दे गया। ओके, अब यहां पर एक चीज और देखने को मिलती है, और वो क्या है? यहां पर भी A है, यहां पर भी A है, और यहां पर भी A है। सर आपके अनुसार जो प्रायद्वीपीय भारत है वो पूरा ट्रॉपिकल होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सर एक बात बताइए, पूरे के पूरे हिस्से में A लिखा होना चाहिए था फर्स्ट लेटर। मैंने कहा बिल्कुल। बोले क्योंकि सर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। आप ही ने कहा था इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक इक्वेटर मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कहा था। मैंने कहा बिल्कुल कहा था। तो फिर सर एक बात बताओ कि बचा हुआ जो क्षेत्र है
उसमें एक जगह पर बी क्यों लिखा हुआ है? यहां पर बी क्यों लिखा हुआ है? बाकी तो हमने सब समझ लिया। देखो W हमने कॉमन पकड़ लिया, W कॉमन पकड़ लिया, यहां S पकड़ लिया, यहां W पकड़ लिया, समझ में आ गया। A तीनों जगह कॉमन पकड़ लिया। इसके बावजूद आपने यहां पर B क्यों बताया? मैंने कहा देखो, मैंने पहले भी कहा था, मैंने आपसे कहा था वेस्टर्न घाट के कारण यह वाला जो क्षेत्र है सौराष्ट्र, जहां पर किसान सुसाइड करते हैं, पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। सौराष्ट्र वाला, तेलंगाना वाला, आंध्रा वाला, कर्नाटका वाला, ये वाला जो क्षेत्र है, मैंने कहा यहां पर वेस्टर्न घाट के कारण बारिश नहीं पहुंचती। ये एरिड अथवा सेमी एरिड ऐसी स्थिति में रहता है, शुष्क परिस्थितियों में रहता है, सूखा है यहां पे। बोले ओके, सूखा है यहां पर, क्लाइमेटिक रूप से सूखा है। तो सर ऐसा तो क्षेत्र यहां पर आपके राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा नहीं था क्या, हमारे यहां टेम्परेट वाला फीचर ही नहीं आया, ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच का आया, जिसको आप सब ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं। बोले हां, तो मैंने कहा बेटा ये सब ट्रॉपिकल क्षेत्र हो गया। बोलो आपको इतनी बात समझ में आई? सब ट्रॉपिकल चीजें क्लियर हुई? ये सब ट्रॉपिकल क्षेत्र हुआ, ये सब ट्रॉपिकल क्षेत्र हुआ। यहां पर सॉरी कहां गया, सॉरी माफी चाहेंगे, ये डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट हुआ। मैंने आपसे कहा ना राजस्थान जैसा फीचर दिखाई देता है, तो राजस्थान में कैसा फीचर है? डेजर्ट वाला फीचर है, और यहां पर भी डेजर्ट वाला फीचर आपको दिखाई दिया। मतलब आप जो राजस्थान में परिस्थितियां फील करते हैं ना, वो इस क्षेत्र में भी करेंगे। यहां टेम्परेचर भी है लेकिन पानी नहीं है ना, क्योंकि वेस्टर्न घाट ने रोक रखा है। क्लियर हो गया? तो बोले अच्छा, तो हमें W का मतलब समझ में आ गया। W का मतलब हुआ विंटर के अंदर सूखा, समर के अंदर गीला। हमने कहा बिल्कुल, विंटर में गर्म, विंटर में बारिश, विंटर में सूखा, और सर्दियों में बारिश, गर्मियों में बारिश आएगी। ठीक है। B का मतलब समझ में आ गया, डेजर्ट टाइप का फीचर। A का मतलब समझ में आ गया, ट्रॉपिकल फीचर। C का मतलब समझ में आ गया था, C क्या लिखा हुआ था हमारा? सब ट्रॉपिकल फीचर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमने फिर से एक बार मैप को ध्यान से देखना शुरू किया। गंगा वाला CWG, A स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल, सारे में A आ गया। W स्टैंड्स फॉर विंटर ड्राई, सब जगह आ गया, इस जगह छोड़कर, तमिलनाडु को छोड़कर। हम आगे से सब लिख लेंगे। अब हमको एक चीज परेशान कर रही है, क्या? इसमें M और लिखा हुआ है, इसके अंदर SH लिखा हुआ है। अब ये क्या है? हमने कहा आओ M भी खोजते हैं। M में लिखा हुआ है मानसून, मतलब हुआ इस क्षेत्र में मानसून के समय, जैसे अभी मानसून का आगमन हो चुका है इंडिया में, इस क्षेत्र के अंदर मानसून का यानी सीजनल रिवर्सल ऑफ एयर हो चुकी है, यानी कि जून के महीने में मानसून आता है, यहां आ चुका है। मैंने कहा इसीलिए यहां पर M लगा हुआ है। बोले ओके, यहां पर M लगने का पीछे लॉजिक है। हमने कहा बिल्कुल कंप्लीट लॉजिक है। बोले ठीक है सर, बाकी जगह M क्यों नहीं लिखा हुआ है? मैंने कहा बेटा मानसून किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? वेस्टर्न घाट को। तो वेस्टर्न घाट पे तो मानसून है, अब कहीं और M खोजो मिलता है क्या? बोले सर कहीं पर भी M नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा इसका मतलब अपन लोगों ने बचपन से आज तक क्या पढ़ा है? मानसून इस क्षेत्र में आता है, मानसून इस क्षेत्र से आता है, यही पढ़ा है। लेकिन कंप्लीट भारत पर क्या कभी मानसून का इंप्रेशन रहा है क्या? आंसर है नहीं, पता ही नहीं चलता कईयों को तो। लेकिन यहां तो तारीख तक पता होती है। लोग यही मानकर चल रहे होते हैं 21 जून से लेकर के 30 जून के बीच में, या फिर 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच में मानसून कभी ना कभी टकराएगा जरूर, डेट तक पता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहां का विशिष्ट कैरेक्टर क्या है? यहां का विशिष्ट कैरेक्टर यहां का मानसून रेन है। ऐसा नहीं है कि और फीचर और कहीं मानसून की हवाएं नहीं आती, पानी नहीं आता, आता है। इन क्षेत्रों में भी बारिश उसी के कारण होती है, लेकिन यहां की पहचान मानसून है। ठीक है, अच्छा AS समझ में आ गया, AMW समझ में आ गया। अब ये वाली चीज एक SH और लिखी हुई है सर, वो भी बता दो। SH क्या है? मैंने कहा समर ड्राई, यहां तो समर भी ड्राई है सर, यहां तो विंटर भी ड्राई है सर। मतलब इसका तो बेचारे का बिल्कुल ही मामला बिगड़ गया। S मतलब समर ड्राई, समर ड्राई, विंटर भी ड्राई, समर भी ड्राई, विंटर भी ड्राई। रेगिस्तान में बारिश कब होती है? रेगिस्तान में 25 सेंटीमीटर से नीचे बारिश होती है साल भर में, वो तो कभी हो लेती है।
ना समर का कोई मतलब, ना विंटर का कोई मतलब, हो सकता है पश्चिमी विक्षोभ में आ जाए। यानी कि ये तो वो क्षेत्र हो गया जो पूरी ये डेजर्ट बना कैसे भाई, जिसके आगे आपने W शब्द चिका दिया, वो मतलब बी लगा दिया, बी का मतलब क्या है, डेजर्ट। डेजर्ट बना कैसे, वहां बारिश ही नहीं हो रही। डेजर्ट की परिभाषा क्या है, 25 सेंटीमीटर सालाना से जहां कम बारिश होती है वो डेजर्ट है। तो मैंने कहा यहां पर डेजर्ट बना कैसे, तो डेजर्ट का बनने का कारण बारिश नहीं हो रही, ना समर में हो रही ना विंटर में, तो ना समर ना विंटर, तो एस और डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? बोले ठीक है। लेकिन सर यहां तो एच भी लगा है, यहां भी एच लगा है, एच का मतलब क्या, मैं कहा एच का मतलब हो गया हॉट से, यहां पर गर्मी बहुत है। तो बोले सर अगर के लगा होता तो क्या स्थितियां ऐसी बनती हैं क्या कहीं? हमने कहा जैसे, बोले सर यहां पे आपने कहा बी एस एच डब्ल्यू, इसकी जगह ये सब एज इट इज ही रहता, बस एच हटके के हो जाता। मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। बोले कहां? मगर लद्दाख चले जाओ, लद्दाख में क्या है, लेह वाला जो क्षेत्र है वो डेजर्ट है, डेजर्ट है लेकिन ठंडा क्षेत्र है। तो अगर कोई एग्जैक्टली लद्दाख के बारे में पूछे हमसे तो बी स्टैंड्स फॉर डेजर्ट, ना समर में बारिश है ना विंटर में बारिश है, तो एस और डब्ल्यू दोनों टिक गए, और ठंडा और है, यानी उसका क्या क्लासिफिकेशन होगा, बी एस के डब्ल्यू। रीजनल क्षेत्र पे उसकी प्रकार कैसी है, तो बी एस के डब्ल्यू प्रकार का है। यहां पर क्या हो रहा है, एच स्टैंड्स फॉर हॉट प्रकार का, ना समर में बारिश ना विंटर में बारिश, और साथ में एच स्टैंड्स फॉर हॉट भी यहां पर निकल कर आ गया। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? ये क्लियर हो गया? यही सेम चीज यहां पर, यानी राजस्थान जैसा फीचर हमें कहीं और भी मिलता है। लेकिन सर आप जिस जगह को बता रहे हो वहां पर W कैपिटल भी है और W स्मॉल भी है, ये क्या लफड़ा है? हमने कहा देखिए 2 W है यहां पर, एक विंटर ड्राई है और एक W है एरिड। दोनों प्रकार के W का अपना मतलब है, 2 बार W आ गए। कैसे? पहला W और बाद वाला W एक कैपिटल W सा है। इसका अर्थ क्या है? एरिड होना। एरिड का मतलब होता है शुष्क होना। सर फिर हमको थोड़ा डाउट कर दिया आपने, आप डेजर्ट भी बोल रहे हैं, आप शुष्क भी बोल रहे हैं। सर ऊपर से जा रहा है, एरिड और डेजर्ट हमको तो एक ही चीज लगती है सर, डेजर्ट का मतलब सूखा, एरिड का मतलब सूखा। मैंने कहा नहीं, एरिड का मतलब होता है शुष्कता से, शुष्कता। डेजर्ट का मतलब होता है सूखे से। नहीं आया, नहीं आया सर, समझ नहीं आया। मैं कहा फिर से समझो, एरिड का मतलब होता है सूखापन और डेजर्ट का मतलब होता है सूखा। फिर भी नहीं आया सर, तीसरे तरीके से समझते हैं। बोले बताओ। जमीन पर बारिश की बूंदें ना गिरें, डेजर्ट। जमीन से नापा जाता है डेजर्ट, कितनी बारिश गिरी, साल भर में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश गिरी, डेजर्ट। लेकिन उसकी जमीन के ऊपर की जो जगह है, जिसको एटमॉस्फेयर, जिसको वायु कह रहे हैं, अगर उसमें नमी है, अगर उसमें आर्द्रता है, तो वो वेट है। और अगर वो सूखी है, हवा भी सूखी है, आप कहेंगे मूर्ख समझे हो क्या सर? हमने कहा मतलब जहां पर जमीन पे पानी नहीं है वहां पर हवा में नमी कैसे आ जाएगी सर? मतलब कुछ भी मतलब। मैंने कहा माननीय कृपा करें आप हमारे साथ थोड़ा दुबई की यात्रा पर चलें। बोले ले चलिए। मैं किराया आप देंगे, फिर चलिए। क्या है? दुबई में सी कोस्ट है लेकिन एकदम डेजर्ट है, सूखा है, बारिश ही नहीं आती। वहां के राजा का अमीरी दिखाने का जो तरीका है वो क्या है? वो साल में एक दिन कृत्रिम बारिश करवाता है। कृत्रिम बारिश मतलब सब लोगों को कह देगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा, भाई फलाने दिन बारिश करवाएंगे अपन। फिर क्या करेगा? कहीं से बादल मंगवाएगा, मतलब जब थोड़े बहुत बादल इधर उधर होंगे तो उनको जेट के थ्रू खिंचवाएगा। फिर उसके ऊपर सोडियम आयोडाइड डाल करके, जिंक, वो सोडियम ऑक्साइड या ये जो होता है ना सिल्वर जो है AgI, सिल्वर आयोडाइड वगैरह डाल के उससे कृत्रिम बारिश करवाएगा। कृत्रिम बारिश करवाएगा तब जाकर के लोगों को बारिश का एहसास होगा, अदरवाइज बारिश ही नहीं होती। डेजर्ट है वो पूरी तरह से। फिर डेजर्ट है लेकिन जो समुंदर है ना, उस समुंदर की नमी जब आप जमीन पर बैठोगे तो फील होगी। यानी सामने तो समुद्र है लेकिन इधर डेजर्ट है। गजब अनोखा व्यवहार है। सोचिए, एक पेड़ नहीं दिखेगा आप दुबई जाएंगे तो,
वो जो पेड़ है ना, वो राजा ने पानी को मतलब प्योर कर करके पानी से फिर खुद से उगवाए हुए पेड़ हैं। नेचुरल रूप से कोई पेड़ नहीं है, एकदम बंजर जगह। पेड़ है तो वो खजूर के हैं 2-4, अदरवाइज कोई मतलब नहीं, जो डेजर्ट में उगते हैं। इसका मतलब मिट्टी के कारण, मिट्टी में बारिश नहीं आ रही, डेजर्ट, ऊपर हवा भी शुष्क है, तो इसका मतलब नमी भी नहीं है। तो राजस्थान में जो ये डब्ल्यू लगा हुआ है ना, ये वाला जो डब्ल्यू लगा हुआ है, ये यही बताने के लिए है कि यहां पर डेजर्ट तो है, एरिड भी है। फिर आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, आपने यहां पर क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा बेटा यहां पर सेमी एरिड है। सेमी एरिड का मतलब हुआ कि यहां पर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, मतलब शुष्कता नहीं है, बारिश की वजह से यहां पर नमी आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा अब सवाल बनता है, इंग्लिश हिंदी क्लास के बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज अपलोड करा दिया करें। किरण कटारिया, बेटा रोज ही होनी चाहिए तो अटेंड अपलोड। एक रुक जाओ, मैं बोल देता हूं, वैसे तो करवा रखी है, मैं 1 सेकेंड बोलता हूं। एक मिनट रुको, है ना। बोल दिया बेटा, हो जाएगा अभी। ठीक है, बीपीएससी टीचर का एग्जाम 24 अगस्त को है, उससे पहले पॉलिटी और इकोनॉमी हो जाएगी क्या? हाँ हो जाएगी बेटा सुमित, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? बस ये मेजरली 3 क्षेत्र बचे। कौन कौन से? ई स्टैंड्स फॉर पोलर, देख के ही पता है, मतलब पोल जैसा बिहेवियर है, यहां पर बर्फ का मामला है। इसके बाद में ईटी, टुंड्रा टाइप। टुंड्रा टाइप बोले तो टुंड्रा के अंदर क्या होता है? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, वेजिटेशन पाई जाती है, यानी कि पोल से थोड़ा कम, दैट इज टुंड्रा। और तीसरा जो प्रकार है दैट इज डीएफसी, कोल्ड ह्यूमिड विंटर। डी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर तो है, लेकिन एफ स्टैंड्स फॉर फुल्ली ईयर रेन, क्योंकि यहां पर पूरे साल बारिश आती है अरुणाचल प्रदेश में। और सी स्टैंड्स फॉर थोड़ी सी ठंड है और गर्मी ज्यादा है, दैट इज एक विशिष्ट प्रकार का क्लाइमेट, दैट इज डीएफसी। ये कहां मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश को अपने आप में जो विशिष्टता दिलवाता है वो है डीएफसी। सवाल कईयों के दिमाग में बनेगा ऐसा यहां क्यों होता है? क्योंकि जैसे साउथ वेस्ट मानसून यहां आता है, ऐसे साउथ वेस्ट मानसून यहां भी आता है। ठीक है ना। तो म्यांमार और ये वाला जो क्षेत्र है, यही कारण है कि मौसिन राम में बारिश होती है, साउथ वेस्ट मानसून के कारण। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें मैंने आपको हिंदी में भी लिख कर दी हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर राज्य के साथ मैंने क्लासिफिकेशन दिया है, और हर मतलब जो वो है टाइप, उसके बारे में लिख करके भी दिया है। एक बार आप इसकी रीडिंग लगाइएगा। ये कंटेंट अभी आपका अपलोड हो जा रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, ऑल सेट। एक बार रिवीजन करिएगा, कोई परेशानी आए तो बताइएगा। इंडियन हिस्ट्री और इकोनॉमी की क्लास के बाद भी कंटिन्यू कराएं सर, इंडियन हिस्ट्री और इकोनॉमी की क्लास। हाँ, तो इंडियन हिस्ट्री शुरू हो रही है 2 दिन के अंदर। उन सर ने इंग्लिश के नोट्स तैयार कर लिए हैं, है ना, वहां वाले जो सर थे ना, उन्होंने। क्लियर? डन। अब भाई मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, आप में से जिन्हें भी ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स चाहिए हों, अपना जो एप्लीकेशन है ना, उस पर जो हैंड रिटन नोट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर ज्योग्राफी के भी कंप्लीट नोट्स का हमने आपके लिए एक ऑर्डर लगाया हुआ है। यदि आप में से किसी को चाहिए हो तो उसमें से निकलवा लीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई।